नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों खूब चर्चाओं में है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटाने के बाद अब एनटीए चेयरमैन भी सुर्खियों में है। दरअसल नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। उसके चेयरमैन एनटीए अध्यक्ष को ही बनाया गया। एनटीए के प्रमुख हैं डॉक्टर प्रदीप जोशी। डॉक्टर जोशी का नाता हमेशा से ही विवादों में रहा है। दरअसल डॉक्टर प्रदीप जोशी 2006 से 2011 तक मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के चेयरमैन रहे। आयोग ने 2009-10 के बीच 385 प्रोफेसर्स की भर्ती निकाली। आरोप लगे कि इनमें चहेतों के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया। गड़बड़ी सामने आई तो मामले की जांच उच्च शिक्षा विभाग के तत्कालीन कमिश्नर उमाकांत उमराव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई। कमेटी ने 2040 छात्रों के दस्तावेज जांचे, जिसमें 54 में गड़बड़ी मिली। हालांकि कमेटी की ओर से शासन को रिपोर्ट सौंपने के 24 घंटे बाद ही उमराव को पद से हटाते हुए उनका तबादला कहीं और कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर प्रदीप जोशी का 2011 में छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। तब उनकी नियुक्ति को अजय दुबे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, ये कहते हुए कि डॉक्टर प्रदीप जोशी को संभावित उम्मीदवारों का पैनल बनाने या किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति राजनीतिक पहचान के कारण हुई है। एक और विवाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की अक्टूबर 2010 में परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस विवाद को भी कांग्रेस ने उठाया। उधर नीट परीक्षा में हुई धांधली की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने एनटीए के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी को अध्यक्ष बनाए जाने पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी एनटीए चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी को लेकर सवाल उठाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले दिग्विजय सिंह का सवाल क्या है इस मसले को लेकर, वो सुनिए। डायरेक्टर को लेकर भी आपने बात वही है। ये महान व्यक्ति, ये अवतार उन्होंने लिया था कानपुर से आकर जबलपुर में। उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उनको प्रोफेसर डायरेक्टली बना दिया था भाई महावीर साहब ने। हमने उस समय भी आपत्ति की थी, लेकिन ठीक था। तो माननीय महामहिम महोदय थे। अब उनका चयन होता है 2006 में। वे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते और उनके अध्यक्षता के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पेपर लीक की शिकायत आती है और साथ में ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं, जिसके अंदर उन्होंने काफी अफरा-तफरी की है, भ्रष्टाचार। जो उनका टर्म था उसके पहले 6 महीने उनके खिलाफ कार्रवाई जब माहौल बन रहा था, तो वो अपना 6 महीने पहले समय छोड़कर छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन गए। बड़े योग्य थे, अनुभवी थे, किस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, पेपर किस अफरा तफरी होती है, इसलिए उनको छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, चेयरमैन बना दिया गया। वहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके डिटेल्स भी मैं आपको आ रहे हैं मेरे पास, बता दूंगा। ऐसे महान व्यक्ति को यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है, जो कि देश के टॉप लेवल ऑफिसर्स का चयन करता है। उनको चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद उनका टर्म खत्म होता एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। नहीं, ऐसा कैसी क्या खूबी है उनमें, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को आज तक देश में ऐसा कोई इतिहास में नहीं जानता किसी व्यक्ति का करियर जो 2 राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हो, जो यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन रहा हो और ऐसी नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन बना हो। उसका नाम बता दीजिए और उनका बैकग्राउंड क्या है। ये तमाम सारे सवाल जो कि दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं, इस बीच चर्चा हम इस मुद्दे को लेकर करेंगे। अजय दुबे जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक याचिका कोर्ट में भी लगाई थी तब, जबकि कई सारे मामले इस विवाद को लेकर जुड़े हुए थे। रंजीत किसान वंशी हैं जो कि सदस्य हैं NEYU के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अजय, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में।
मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रदीप जोशी जो मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन रहे, बाद में छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन हो गए और उसके बाद वो यूपीएससी में सदस्य रहे, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, उसके बाद फिर वो एनटीए में चले गए। यानी कि जहां जहां पर रहे विवादों ने उनका नाता नहीं छोड़ा। कौन सी वो बातें हैं जो मध्य प्रदेश में जब 2006 में वो सदस्य रहे तब उनके साथ जुड़ी, और उस वक्त किन किन बातों को उठाया और किस तरीके से वो संदिग्ध नजर आ रहे थे, उनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध नजर आ रही थी? अजय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अजय, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है अजय को मेरी आवाज नहीं मिल पाई। रंजीत, आपसे यही सवाल। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी धन्यवाद। देखिए, ये इनका जो मामला है बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। ये 2006 में जब इनको पीएससी का यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद जो 2009-10 में जो प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, इसमें धांधली का आरोप लगा और जो जांच कमेटी बनी थी उसने भी ये पाया कि जो कुछ लोग हैं उनको बिना अनुभव के ही इसमें प्रोफेसर के उसमें नियुक्ति दी गई है। और साथ में जो टॉपर निकले थे उनके ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो आज जो नीट संस्था है, जो एनटीए है जिसने नीट की एग्जाम कराई है, वो नीट कितनी क्लीन है उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर आज उनका जो इतिहास है वो इस प्रकार का रहा है। उनके ऊपर पहले की जो एग्जाम है उसमें धांधली का आरोप है। और ये जो व्यक्ति है इनका संबंध एक स्टूडेंट यूनियन से रहा है, एक स्टूडेंट यूनियन से इन व्यक्ति का संबंध रहा है। और आप मध्य प्रदेश में आज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आज यही प्रयास होता है कि जो तमाम विश्वविद्यालय हैं उसमें ऐसे लोग जाएं जो पार्टी विशेष के लिए काम करें, जो एक विचारधारा विशेष के लिए काम करें। इसलिए सबसे ज्यादा प्रयास होता है कि जो ये संस्थाएं हैं इनमें चयन के लिए ऐसे व्यक्ति बैठे जो उनकी पसंद के प्रोफेसर बने, ताकि इनकी पसंद के प्रोफेसर वहां पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय बच्चों को इस प्रकार टेंड करने का काम करे, ताकि वो आगे जाकर एक राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए केडर बनने का काम करे और उनके लिए काम करने का काम करे। ये व्यक्ति आज इनको जांच सौंपी गई है, जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर खुद के ऊपर कमेटी बैठ चुकी है, जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपात्र लोगों का 2009-10 में प्रोफेसर भर्ती में चयन कराया है। और मध्य प्रदेश तो घोटालों की जननी रही है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा चिकित्सा भर्ती घोटाला हुआ, उसके बाद कृषि भर्ती घोटाला हुआ, अभी हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, उसके बाद टीईटी भर्ती घोटाला हुआ। तो आज व्यक्ति जिनको जांच सौंपी गई है वो तो खुद घोटाले के आरोप में है। उनको एक घोटाले की जांच सौंपी जा रही, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें किस पारदर्शिता से जांच होगी। दूसरा, जो एनटीए है, इनके जो डीजी हैं उनके सुबोध कुमार के ऊपर तो कार्रवाई की गई, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी रोचक बात है कि सुबोध कुमार सिंह के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। वो एनटीए के महानिदेशक रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन प्रदीप जोशी जो कि जिनका बीजेपी से नाता रहा है, संघ से नाता जुड़ा रहा है, और उनकी जो फहरिस्त जो बताई गई है वो बड़ी लंबी फहरिस्त लगी है और उनके ऊपर अभी तक उनको हटाया भी नहीं गया। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जब ये विवाद आया और अजय दुबे जो आरटीआई एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसे लेकर पिटीशन भी लगाई, तब भी सरकार ने वो तमाम सारी चीजें थी। जांच उमाकांत उमराव ने की, जो कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी जांच में वो खामियां पाई और कहा कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। फर्क क्या हुआ? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमाकांत उमराव को पद से हटा दिया, उनका तबादला कहीं कर दिया और रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय दुबे, इस तरह के कितने जघन्य मामले हुए मध्य प्रदेश में? एक तो मैं सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब प्रदीप कुमार जोशी आए थे उस समय भाजपा सरकार ने पहला पीएससी चेयरमैन नियुक्त किया था इनको, और इनके लिए जो पैरवी हुई थी वो मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी बड़ी हस्तियों के नाम से हुई थी। लेकिन इनका जो चरित्र था, जो इनके कामकाज रहा, जो इनका कार्यकाल रहा, यदि आज हम 20 साल पहले पलट के देखते हैं तो इन्होंने सारे बड़े नामों पे बिल्कुल एक तरह से मिट्टी डाल दी।
दूसरा, इनके लिए आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक उस समय तीसरे नंबर पे थे, विनोद जी। उन्होंने लिखित में सिफारिश करी, जबकि आरएसएस कभी लिखित में नहीं करता। तो उन्होंने कहा था कि ये एबीवीपी से जुड़े हैं और दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर है उसके एचओडी रहे मैनेजमेंट के। इन्होंने अपने अधीन आरएसएस के प्रबंधन पर पीएचडी भी करवाई है। मतलब ये आरएसएस यदि संगठन इन तो भरोसा करता है, तो ये आरएसएस की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके नाम पे जितने दाग हैं, मध्य प्रदेश का जो उच्च शिक्षा प्रोफेसर घोटाला हुआ उसमें रसूखदार 240 लोगों को सीधे प्रोफेसर बनाया गया, केवल इंटरव्यू की औपचारिकता। पीएससी के रिकॉर्ड में पहली बार कोई रिटर्न परीक्षा नहीं हुई। उसके बाद इनके ऊपर ये आरोप लगे, जितने पीएससी के मेंस प्रीलिम्स, जितने इनके कार्यकाल में जितने भी डिप्टी कलेक्टर और अन्य पदों पे नियुक्तियां हुई हैं, सब में पक्षपात का आरोप लगा। इसके बाद इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल समाप्त होने के 1.5 महीने पहले इस्तीफा दिया और छत्तीसगढ़ के पीएससी चेयरमैन बन गए। पीएससी चेयरमैन जब छत्तीसगढ़ के ये बने तो वहां पर भी इन्होंने 1.5 महीने पहले इस्तीफा दिया और यूपीएससी के चेयरमैन बन गए। कारण क्या था कि जब भी आप किसी संवैधानिक संस्था पर बैठते हैं तो आप उसका पूरा कार्यकाल करते हैं, तो उसके आगे फिर आपको कोई नौकरी नहीं करनी रहती है। ये ईमानदारी के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन ये हर जगह उन्होंने 1.5 महीने पहले इस्तीफा देके अपने लिए आगे की नौकरी करी। अब आज जो एनटीए जो घोटाला झेल रहा है, पूरे भारत के युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ। हम ये बताना चाहेंगे, जब हम हाईकोर्ट लेके पीएससी के मामले गए थे, जब व्यापम के मामले लेके गए, तब हमेशा सरकार ने कहा था कि नहीं नहीं, हम पूरी संस्थागत जो इतनी बुराइयां उनको दूर करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन यदि लीक हुआ है तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, करीब 20 साल हो गए, पीएससी घोटाला हो गया, उसके बाद व्यापम घोटाले को हो गए करीब आज 10 साल। तो आप आश्चर्य करेंगे कि कोई भी मास्टरमाइंड, कोई भी बड़ा रसूखदार चेहरा जेल नहीं गया, केवल दलाल गए। कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिंडिकेट है जिसको कि कानून पकड़ नहीं पाया, और वो सिंडिकेट धीरे धीरे दिल्ली में फैल गया, आज पूरे मध्य प्रदेश पे कलंक लगा दिया। आज जो प्रोफेसर जोशी हैं, उन पर मैं तो ये मांगता हूं कि सीबीआई उनको अरेस्ट करे, उनका तो नार्को टेस्ट होना चाहिए कि उनके ऊपर किस किस का राजनीतिक संरक्षण है, कितनी विवादित परीक्षाओं में क्वेश्चन लीक कराने में, पास कराने में, इंटरव्यू में गड़बड़ी करने में उन्होंने किसके कहने पे किया। ये भारत के भविष्य और जो नई पीढ़ी है, करोड़ों पीढ़ी के साथ उन्होंने बहुत गलत आचरण किया और विश्वासघात है। दूसरा, भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में 20 साल से लगातार है, उसने प्रदीप जोशी को स्थापित किया, उसके बाद आरएसएस ने संरक्षण। आज ये लोग लिखित सिफारिश प्रमाण है। अजय, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आरएसएस के जो तीसरे नंबर के बड़े नेता थे उन्होंने लिखित पर्ची दी, लेकिन उस समय भी ये बात आई थी कि आरएसएस इस तरह की कोई लिखित सिफारिश नहीं करता है और विनोद जी ने कोई इस तरह के कोई लिखित पर्ची नहीं थी, इस बात का खंडन किया गया था। नहीं, मेरा कहना है कि ऐसा कोई खंडन आरएसएस अभी भी आज भी समय है, हम लोगों ने तो उस समय ऐसा कोई खंडन नहीं देखा। हम कह रहे हैं कि आरएसएस मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे, मैं तो आरएसएस को लिखित में मध्य प्रदेश शासन का सत्यापित डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, वो सरकारी दस्तावेज दे रहा हूँ जो एक कानूनी तौर पे सील ठप्पा लगा के दिया है, और मैंने तो उसको हाईकोर्ट में पेश किया था। मैं उस वक्त जो पीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी 2014 में, तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट करते थे। जब से पीएससी बना है, संवैधानिक संस्था है, उसके जब हमने ये सब मामला दिखाया कि अध्यक्ष और जो सदस्य बनते हैं वो अपने आकाओं के लिए गड़बड़ घोटाले करते हैं, पैसे खाने के, तब हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के अधिकार में कटौती करी थी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री की समिति बनाई। ये तो मैं हाईकोर्ट में पेश कर चुका हूँ। आरएसएस का तो बकायदे ये देखिए, प्रचारक का तो पूरा लिखित भाई शासन ने सत्यापित किया है, शिवराज सरकार लिख के दे रही है ठप्पा मार के। तो यदि आरएसएस को शिवराज पे भरोसा यदि नहीं है तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। जी रंजीत, इस पूरे मामले पर अब आगे क्या संगठन क्या करने जा रहा है? देखिए, जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन है, हम लोग लगातार पीएससी के मुद्दे उठा रहे हैं। हमने भर्ती सत्याग्रह किया था और पीएससी के मुद्दे में जो पोस्ट रुकी हुई थी उसको लेकर हम इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा भी की। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज नीट का जब मामला उठा है, देखिए नीट बहुत बड़ी एग्जाम है, इसमें मीडिया के भी लोग हैं, उनके भी बच्चों ने एग्जाम दी है, नेताओं के बच्चों ने भी एग्जाम दी है और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बच्चों ने एग्जाम दी है।
इसके पहले पटवारी में घोटाला हो गया, लेकिन उसकी देशव्यापी चर्चा नहीं हुई, जबकि इतने ही लोग उसमें भी बैठे थे। तो आज नीट में जब घोटाला हुआ तब जाके ये जो हैं प्रदीप जोशी जी, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आया है और पता चला है कि इन्होंने जहां भी गए हैं वहां पर इन्होंने घोटाले करने का काम किया और इनकी अध्यक्षता में घोटाले हुए हैं। आज इससे ये पता चलता है कि पीएससी में भी इसी प्रकार से जो प्रोफेसर भर्ती में घोटाला हुआ था, उसके बाद भी कई घोटाले हुए। और आज मैं आपका ध्यान और एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार के कोई घपले घोटाले होते हैं तो सरकार उल्टा छात्रों से कहती है कि आपने केवल आरोप लगाया है, आप सबूत दिखाइए। आप मुझे बताइए कि जो व्यापम ने अपनी पूरी पारदर्शिता खत्म कर दी है। आज पहले व्यापम जहां पर बच्चों की आंसर शीट जारी करता था, आज व्यापम के अंदर आप जाकर किसी को स्कोर कार्ड नहीं देख सकते। उसमें मदर का नेम तक और आधार कार्ड के नंबर चाहिए, तब जाके आप किसी का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो आप पूरे आपकी एजेंसियों ने पूरी तरह से पारदर्शिता खत्म कर दी। और जब भी कोई घोटाले का आरोप लगता है तो आप उल्टा छात्रों से, आपको तो जांच करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है जांच करना, लेकिन सरकार जांच से भागती है और कहती है आप सबूत लाइए। पटवारी वाले घोटाले में भी सारे के सारे एक कॉलेज से टॉपर, सारे के सारे एक जोरा तहसील के सब कान से बहरे, सबने फर्जी हैंडीकैप्ट के सर्टिफिकेट बना के सबके सब सिलेक्ट हो गए। लेकिन हमने इतने आंदोलन करे फिर भी सरकार हमसे बोल रही थी कि आप सबूत लाइए, आपने केवल आरोप लगाए हैं। तो इस मामले को लेकर भी ठीक है, अजय दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अजय दुबे, चूंकि जब लगातार सत्ता में एक ही पार्टी बनी होती है और एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर होता है तो इस तरह की विसंगतियां आ जाती हैं, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता। मध्य प्रदेश में इतने सारे घोटालों की लाइन लगी हुई है और खासकर शिक्षा से जुड़े हुए घोटाले जिनका जिक्र रंजीत भी कर रहे थे और आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपने युद्ध स्तर पर इन मामलों को उठाया, व्यापम को उठाया, तमाम भर्ती के मामलों को उठाया, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, कोई भी सफेद पोश व्यक्ति इस मसले पर आज तक जेल नहीं गया। लेकिन व्यवस्था बदली है, सरकार तो वही है, उसी पार्टी की है, लेकिन निजाम चेंज हुए। आपको लगता है कि पुराना निजाम चेंज होने के बाद अब उस तरह के जो मामले हैं आप उठा पाएंगे और क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी, कोई नया संकेत? देखिए, अभी वर्तमान में जो नीट एग्जाम ने पूरे देश को हिला दिया है, एक झंझावात, एक कह लीजिए तूफान सा आया है, क्योंकि नीट परीक्षा में बहुत ही होनहार विद्यार्थी जो डॉक्टर बनने के सपने देखता है वो मेहनत करता है। इसमें जो सिंडिकेट कोचिंग माफिया का निकला कि 77 बच्चे एक ही तरह से एक ही एरिया में निकले और मेरिटोरियस रहे। मेरा मानना है कि व्यापम एक राज्य में सीमित था और उस वक्त सत्ता ने हर तरह से इसको कुचला। हर फोरम पे जहां भी हम गए वहां कहीं ना कहीं इन्होंने, चाहे वो कोर्ट है चाहे मीडिया, सब जगह इन्होंने पूरी ताकत लगा के कई फैक्ट्स को इन्होंने डाइल्यूट किया था। आज हम ये कहते हैं कि भाजपा सरकार आज जवाबदेही ले, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपनी ताकत से इसको रोक दिया था, लेकिन आज जब भारत स्तर पर जब ये शिक्षा घोटाला उजागर हुआ, हर कोई कह रहा है ये व्यापम मॉडल है। यदि व्यापम मॉडल पे कार्रवाई की होती, आरोपियों को सजा दी होती, तो आज भारत में मोदी सरकार की ऐसी मतलब अपमानित नहीं होना पड़ता। कहीं ना कहीं उन्होंने छोटे से अपराध को रोका राज्य स्तर का। अब जैसे नरसिंह घोटाला सामने आ रहा है, नरसिंह घोटाले में भी कई सारे तथ्य नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप छोटी मोटी मछलियों पे कार्रवाई कर रहे हो, मगरमच्छों को छोड़ रहे हैं आप। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नई पीढ़ी जागृत हो रही है और इस देश को एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत थी और वो इस घोटाले के बाद जनता जग चुकी है, क्योंकि अब ये पता चल गया है कि भाजपा के लिखित सिफारिश के जो लोग हैं वो इस सिंडिकेट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और वो जो शिक्षा के क्षेत्र का जो चयन परीक्षा होती है उसमें घोटाला, पेपर लीक करते हैं। दूसरा, जो नौकरी की जो भर्तियां होती है उसमें घोटाला होता है। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई जांच करने आई, आप बताइए इसकी तो मतलब सरकार की तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि जब सीबीआई जांच करने आई तो सीबीआई में घोटाला हो गया। तो आज तो हम ये भी कहते हैं कि जो व्यापम की जो जांच सीबीआई ने करी, जो अब तो हमें भी ये लग रहा है कि उसमें भी घोटाला हुआ होगा। कहीं ना कहीं सीबीआई जो है, ये बड़ी बात है। अजय, आप बता रहे हैं कि जो टीम नरसिंह घोटाले की जांच कर रही थी वो खुद घोटाले में शामिल हो गई थी, ये वही टीम है, वही कर्मचारी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापम घोटाले की जांच कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर व्यापम घोटाले में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्या दोबारा से आप कोर्ट जाएंगे
और ये मांग करेंगे कि देखिए ये वही अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको इस घोटाले की जांच के लिए लगाया था, अगर ये यहां खेल कर सकते हो तो वहां भी खेल किया होगा, इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए। मैं निश्चित तौर पर हम अपनी जो कानूनी सलाहकार हैं उनके साथ हम ये पूरे डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई ने व्यापम कांड में जो जांच में पुराने लोग जो अभी पकड़े गए हैं इनका क्या गठजोड़ था और सीबीआई ने कहां कहां समझौता किया है। और आप इसका अंदाजा इस बात से देखिए कि व्यापम में जितने मामलों में सजा हुई है वो छोटी छोटी मछलियों को हुई है, दलालों को हुई है। और जो बच्चे जिन्होंने पैसा दिया, जब सरकार की आंख के सामने दिन दहाड़े सीट बिक रही थी प्रोफेशनल कोर्सेज की, जब नौकरी बिक रही थी तो आम नागरिक ने पैसे देके उसको खरीदना चाहा और दलाल ने उसको बेचा। तो जो दलाल था छोटा वाला निचले स्तर का, उसको सजा हो रही है, और जो आम नागरिक जिसने सरकार के आंखों के सामने बिकते हुए सिस्टम देखा उसने खरीदा, उसको सजा हुई। लेकिन इस पूरे जो दलालों के जो आका हैं वो मास्टरमाइंड थे, जो बड़े लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक किए, जिन्होंने मुन्ना भाई स्टाइल में परीक्षा करवाई, उनको कोई सजा नहीं हुई। तो ये सब सीबीआई की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है और अब तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा। रंजीत, नरसिंह घोटाले को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि आरोप भले ही विश्वास सारंग पर लग रहे हों लेकिन कहीं भी पेपर में उनका नाम नहीं है। निशांत बड़बड़े उसमें तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए, ऐसे कोई पेपर नहीं है, तो ये सब बेवजह, ऐसे कुछ है जानकारी? देखिए, नरसिंह घोटाले में भी जो बड़े लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। और जो आपने अभी अभय जी से प्रश्न पूछा था कि जो निजाम बदल गए, जो मुख्यमंत्री जी बदले हैं, उनकी सबसे पहली परीक्षा थी पटवारी घोटाले को लेकर, क्योंकि पटवारी घोटाले की नियुक्तियां उन्होंने दी है, जबकि पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। जब एक पत्रकार ने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा कि पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट जिसको चाहिए मिल जाएगी। हमने आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई में भी ये पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। ये पहली चीज तो, ये किसको बचाना चाहते हैं पटवारी घोटाले में और ये नरसिंह घोटाले में, ये बड़ा सवाल है रंजीत। लेकिन जब उमाकांत उमराव ने जांच की और जांच में जो पीएस श्रीमान प्रदीप जोशी थे उसमें विसंगतियां पाई 54 में, और 54 जो पद थे विसंगतियां पाने के बावजूद भी उन्होंने कहा था कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। तो जब सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमाकांत उमराव को ही हटा दिया तो फिर आपको जांच रिपोर्ट कहां से मिल पाएगी? लेकिन यह बड़ा प्रश्न है और देश के युवा इस बात को लेकर पूछ रहे हैं। तमाम तथ्य सामने हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के मानव संसाधन शिक्षा मंत्री बिना जांच रिपोर्ट देखे ये कह देते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और 3 दिन बाद उन्हीं के जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां से आ जाता है, हाँ साहब गुजरात से पेपर लीक हुआ, गोधरा से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ। और तो फिर शिक्षा मंत्री का बयान क्या था? क्या शिक्षा मंत्री के इस बयान के भरोसे उनका पूरा सिस्टम इस मामले को दबाने में नहीं लग गया था? अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन बावजूद नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। चीजों को ढकने की, चीजों को दबाने की, चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया हम करेंगे अजय दुबे का, शुक्रिया हम करेंगे रंजीत का। हमारे साथ बने रहें। आप हमें कभी भी और जानकारी पहुंचा सकते हैं जिससे जनता से जुड़े मुद्दों को हम इंडिया न्यूज तक उपलब्ध कराते रहें। फिलहाल इतना ही मुद्दे की बात में, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।